welcome. You're watching the hot mic on NewsX and the hot seat on India News. Today, we have a very special guest. We have Piyush Goyal, the Union Minister, and also the candidate from North Mumbai. So, welcome to NewsX and India News. हम देख रहे हैं कि जब से आपका कैंडिडेचर अनाउंस हुआ है, वेरी नेक्स्ट डे यू आर हियर. आपने सिद्धिविनायक हमने देखा आपको जाते हुए. ये लोगों का जमावड़ा था आपके साथ सिद्धिविनायक दर्शन करने में भी. वहाँ से आप सीधे लोकल में पहुँच गए. यू हैव हिट द ग्राउंड एक्चुअली. और काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल है एक्चुअली. चेजिंग यू इज़ ऑल्सो अ बिग टास्क राइट नाउ. तो हम जानना चाहते हैं हाउ इज़ योर हेल्थ, हाउ इज़ द फैमिली, और कैसे आप ये मैनेज कर रहे हैं. यू आर ऑन द व्हील्स ऑल द टाइम नाउ, वी कैन सी. मैं बहुत ही आभारी हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी, हमारे सभी नेताओं का कि मुझे मौका दिया है. मैं जनता जनार्दन के बीच में जा सकूँ, जनता के साथ जुड़ के चुनावी क्षेत्र में काम कर सकूं. और अभी तक तो राज्यसभा में रहा, तो एक स्वयं के लिए पहली बार ये अनुभव करूंगा. वैसे तो अब 40 साल हो गए चुनाव लड़ाते लड़ाते. कई सारे चुनाव का काम किया, चाहे वो पोस्टर लगाना हो, बैनर लगाना हो, घर घर जाके प्रचार करना हो, पैम्फलेट बांटने हो. वहाँ से राजनीतिक दौर शुरू किया. लेकिन मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है कि मुझे उत्तर मुंबई में अभी आप सबका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा. सिद्धिविनायक तो मैं हर मंगलवार जब भी मुंबई में होता हूँ जाता ही हूँ, बचपन से जाता हूँ. और गणेश जी के दर्शन से बहुत अपने आप को धन्य मानता हूँ. मुझे लगता है कि जहाँ तक लोकल की बात है, वो तो मेरे लिए फिर एक बार बचपन से ही चले आ रहा है सिलसिला. कॉलेज भी मैं सायन में रहता था. सायन से दादर सेंट्रल रेलवे लेके फिर पश्चिम रेलवे से चर्चगेट जाता था. जब मैंने फैक्ट्री पहले शुरू की डोंबिवली में, तब मैं रेलवे से डोंबिवली जाता था सेंट्रल रेलवे से. नवी मुंबई में आया तो वाशी जाने के लिए हार्बर लाइन लेता था. तो तीनों लाइंस एक प्रकार से अपनी पुरानी यादें भी दिलाती है. नॉस्टैल्जिक हो गए थे आप. हाँ, इट वाज ट्रूली अ नाइस मोमेंट. और रेल मंत्री के नाते तो मेरा लगातार मुंबई के लोकल्स और मुंबई सबअर्बन रेलवे पे निगरानी भी रहती थी, नजर भी रहता था. कई सारे बड़े योजनाओं को हमने आगे बढ़ाया था. एयर कंडीशन ट्रेन्स लोकल में आए. मेरी इच्छा है कि सभी ट्रेन्स को हम एयर कंडीशन कर सकें आगे चल के. और सुरक्षा भी बढ़ेगी, हमारे यात्रियों की सेवा भी सुगम होगी, यात्रा भी सुगम होगी. और मैं समझता हूँ जो जाल भाजपा, शिवसेना और अब एनसीपी ने मिलके आगे बढ़ाया है, मेट्रो का जाल, रोड्स का जाल, सबअर्बन का जाल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई के ऊपर विशेष दृष्टिकोण भी रखा. एक आर्थिक राजधानी के रूप में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान दिया. और ये डबल इंजन की सरकार अब मुंबई को, पूरा मुंबई का कायाकल्प करके इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फाइनेंशियल सेंटर बनाएगी. So your family, you are into the field of politics, right, from the governance since almost 4 decades now. And how does it feel to be a candidate of North Mumbai? What do you really want to contribute? Or now you're like moving, you're meeting people, you're addressing gatherings, and क्या एक लगता है आपको कि क्या उत्तर मुंबई के लिए देना चाहिए? क्या आपकी विजन है, थॉट? मुझे लगता है उत्तर मुंबई काफ़ी सौभाग्यशाली रहा कि यहाँ राम नायक जैसे हमारे वरिष्ठ नेता ने यहाँ पे 5 बार लोकसभा का चुनाव जीता. उसके बाद माननीय गोपाल शेट्टी जी ने बहुत ही बेहतरीन सेवा की है यहाँ के लोगों की. मेरी उम्मीद है कि ये अच्छे काम जो यहाँ पे किए गए हैं उसको भी आगे बढ़ाया जाए. मेरे खुद के स्वयं के अनुभव से, चाहे वो 10 वर्ष केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से काम करने का और सीखने का जो मिला, चाहे मेरे
व्यक्तिगत जीवन में जब मैंने फैक्ट्री चलाई या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, उन सब अनुभवों का संकलन करते हुए उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि कई और चीज़ें हैं जो यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है। मेरी उम्मीद है कि हम हार्बर लाइन को जैसे गोरेगांव से आगे लेके आ पाएँ बोरीवली तक। गोपाल शेट्टी जी ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया, फ्लाईओवर के नीचे की जगह को रिहैबिलिटेट करके प्लेग्राउंड बनाना, एक छोटा एम्पी थिएटर बनाना, थोड़ा सांस्कृतिक मंच देना। मैं काफ़ी प्रभावित हुआ पहले दिन ही स्टेशन से जब हम जा रहे थे, और मुझे लगता है कि हम पूरे उत्तर मुंबई में तो शुरुआत करेंगे ही, पर आगे चल के पूरे मुंबई, महाराष्ट्र और शायद अगर अनुमति मिली तो पूरे देश में कोशिश करूंगा कि इसी प्रकार से, क्योंकि फ्लाईओवर्स के नीचे कई बार जगह काफ़ी खराब रहती है, कचरा रखा रहता है, कोई सीमेंट और स्टील स्टोर कर लेता है। तो ये एक बड़ी अच्छी जगह हो सकती है लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आना है, कुछ स्पोर्ट्स खेलने हैं बच्चों को, खास तौर पे एक डेंसली पॉपुलेटेड शहर के लिए ये अच्छी सौगात होगी। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कल ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए एक अच्छी पॉलिसी केंद्र सरकार लाई है। मेरा मानना है कि आगे आने वाले दशक में अब बड़े पैमाने पे शहरों में बसेस रिप्लेस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक बसेस से, लोग गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक कार्स खरीदनी शुरू करेंगे, क्योंकि वो सस्ती भी होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट लगभग ना के बराबर होगा, और प्रदूषण से भी मुक्त कराएगी शहरों को। तो इसके साथ अगर हम फ्लाईओवर्स के नीचे काम करते हैं तो बहुत लाभ होगा। मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर मुंबई में बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं कई इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को 2 दिन में मिला भी हूँ, पर हेल्थ फैसिलिटीज़ में यहाँ पे बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, पर एक सुपर स्पेशलिटी बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे आता है तो उसका लाभ होगा उत्तर मुंबई के रहवासियों को। उस पर कोशिश करूँगा कि हम कुछ कर सके। मैंने मनसुख मांडविया जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनसे भी चर्चा की कि अगर हम एक मेडिसिटी के रूप में यहाँ पे एक केंद्र बना सके जो पूरे पालघर दहानू तक लोगों की सेवा करे, उस तरफ वाड़ा तक सेवा करे, और एक उत्तर मुंबई की इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए और आसपास के भी जो हमारे क्षेत्र हैं उसके लिए भी बड़ी सौगात के लिए। What are your thoughts on the improvement of ease in life, particularly when it comes to traffic congestion? You know, the dense population, a huge footfall we see, be it's a local train or the roads which are currently are completely up post 7, it's completely traffic is the biggest issue. So how you're going to tackle that, and flood situation, the crucial projects like Mithi, it's there is need to give some more light to that, how you look at these certain issues. Ma'am, I agree with you. It's an issue we'll have to address. Of course, there are some significantly important infrastructure projects which are currently going on, which are one of the causes of the traffic jams. I was talking to my colleague and senior leader Gopal Shetty ji whether we could look at night flying drones to help us in the evening and regular drones in the morning to see if the traffic movement could be monitored by drones and help us and help the police to manage the traffic smarter and better. Because usually the cause of traffic congestion is either intersections or the narrow portions of a road, which sometimes are circumstantial. If there's already some building or some other construction on the way, you see a 4-lane road suddenly becoming a 2-lane road and causing a massive traffic jam. So I'll have to study the lay of the land, the entire road network. But I'm very confident that we can use not only smart planning, we can use artificial intelligence also to help us in our traffic management better. We can use OR techniques for traffic management. I did a lot of that when I was railway minister for more efficient management of the railways, and due to which we had almost reached a point where we had a punctuality of over 95% in the railways.
And I do believe that we can do a similar exercise and improve the situation in the roads. On a national perspective, I just want to ask you that, the way you are functioning, the way Modi ji is functioning, how you see how it's, working with the boss like Narendra Modi. Unbelievably wonderful. He's so inspirational. He's a visionary par excellence. And I can tell you with my personal experience, he's a great teacher. He's always guiding us, opening our eyes to a new way of looking at things. He doesn't think along the beaten path. He always thinks very holistically. In his approach to any issue, one can see a very comprehensive mind which is not linear, which is multidimensional. A fantastic listener. So if you're talking to him or meeting him for an hour, he will listen to you for 55 minutes. But in 5 minutes, he'll give you so many pearls of wisdom that for the next few hours you're wondering, why the hell didn't I think of that? It's truly, one may think that since I'm a part of his team, since I'm a part of his family, I'm saying this, but I've yet to meet one person, not only in India, across the world. And I go across the world for my duties as Commerce and Industry Minister, meet a lot of people who have in some way or the other either met him or studied his work. They all have fascinating stories to tell me. And today, India is defined the world over as the best place to do work in. And while it is, of course, Prime Minister gives credit to the strength of 140 crore Indians, and undoubtedly, we are proud to have such a wonderful set of Bharatiyas who are working for a developed India. But the leadership that he provides, the world image that he has created for India and every Indian, something that is a matter of pride for all of us. What is the state of Indian economy right now? It could never have been better. The situation we inherited in 2014 is now very well known. The white paper has shown to the world that we truly inherited a dwindling economy. Growth was down, inflation was high. Because of a high inflation, interest rates were high. Foreign exchange reserves were at an all-time low, 6 months reserves only, looking at our import levels. And the mood of the nation was very, very weak. The self-confidence was missing. You took the Indian passport to any part of the world, there was no respect that you are an Indian. You were treated with disdain. And I remember many of us wanted Prime Minister Modi to tell the world that, look, we have over 1 lakh of crores of oil bonds, unpaid subsidy bills, which the Congress has left behind. Congress claims so many things, but despite having such well-known economists as Prime Minister and Finance Minister, the entire Indian economy was shattered under the Congress regime. But Prime Minister said, no, I will set it right. This is not the time to complain, and this is not the time to show the world your weak spot. You never show your weakness to the world. He went out there boldly, gave the country confidence, encouraged all of us to set things right. And lo and behold, in 10 years, we are the fastest growing economy in the world. We have been able to maintain very high foreign exchange reserves. Just yesterday's figure I was seeing, $636 billion amongst the top 5 in the world. We are the 5th largest economy, slated to become the 3rd largest in the next 3 years in Prime Minister Modi's 3rd term. Today we can boast that our foreign currency is considered very stable, amongst the most stable in emerging markets. Our inflation and interest rates compared to even the developed countries are a matter of pride. The lowest inflation in the last 75 years in a decade is 14 to 24. And proactive measures. Every problem the Prime Minister makes us
work proactively to address the problem. Don't let it go out of hand. I think he has taken the country to greater heights, and in the years to come, in the Amrit Kal, India's journey to progress and prosperity is Modi ji ki guarantee. So from rupee trade to patent to EVs, what lives forward if if we see you once again in the government, and we will be, it looks like, what live forward? Well, I think that is, of course, the Honorable Prime Minister's prerogative. But I do believe the Honorable Prime Minister and his team will be very, very focused on performance, very focused on improving the infrastructure of this country to make it more modern, efficient, effective, meet the needs of New India, bring logistics costs down so we can compete with the world, increase our international trade and investment outreach. All in all, our effort will be to provide better ease of living and make the lives of 140 crore Indians better, safer and happier. Job guarantee is the principal agenda which opposition is making right now. आपको क्या लगता है कि ये जो एजेंडा ये लोग बना रहे हैं, कितनी गारंटी इनकी है, और आपकी सरकार आती है तो जॉब्स को सुधारने के लिए, जॉब वैकेंसीज और बढ़ाने के लिए, व्हाट यू विल बी, मैडम, गारंटी तो उसकी चलती है जिसके ऊपर विश्वास हो, जिसने डिलीवर किया हो, और मुझे लगता है आज मोदी जी की गारंटी के सामने और किसी की गारंटी नजदीक भी नहीं आएगी। समय बदल गया है, जनता ने भली भांति समझ लिया है उनके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। जनता देख रही है कि ये एक ऐसी सरकार मोदी जी ने चलाई है जो मॉडल कोड लगने तक निर्णय ले रही है, और वैसे तो रूटीन निर्णय मॉडल कोड के बाद भी चलते रहेंगे। ये सरकार तो चलेगी, देश चलेगा, आगे बढ़ेगा, तेज गति से बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 10 दिन पहले, उसमें भी आपने देखा कि 8 घंटे तक भारत का क्या भविष्य होगा, 2047 का भारत कैसा होगा, उसके लिए हम सबको चर्चा में लगाया, हम सबको अपनी विजन बताई, सबसे चर्चा हुई, हम सबके सुझाव लिए, और 3 लाख से अधिक लोगों से फीडबैक लेके उनके इनपुट्स के साथ जो विजन 2047 प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उसको तेज गति से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के नारे से सरकारी दखलंदाज कम से कम रखते हुए लोगों को सुशासन मिले, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं मिले, पारदर्शी व्यवस्थाएं मिले, व्यापार करना सरल हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और हर पहलू का ध्यान रखते हुए समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति जो अंतिम छोर पे खड़ा है, उसका जीवन, उसका भविष्य कैसा बढ़िया हो, कैसे हम पूरे समाज में बिना भेदभाव के जो गत 10 वर्षों में रोजमर्रा की समस्याओं को लोगों को बड़ी मात्रा में समाधान दे पाए हैं, निजात दे पाए, उसको अब तेज गति से समृद्धि की तरफ लेके जाना हमारा लक्ष्य है। You have been negotiating with the farmers in North India also. What the best deal that you have given them? Well, I feel sorry that they are misguided by certain leaders. I don't know whether it's the political agenda of certain persons. I feel truly that if there is any government which has cared for the farmers, which has been focused on a better future for the farmers, it is the Narendra Modi government. Many people have, unfortunately, misguided the farmers into believing certain things which are totally untrue. MSP procurement has gone up by 350%. 3.5 गुना वृद्धि हुई है MSP की खरीद में मोदी जी के कार्यकाल। मोदी जी के कार्यकाल में स्वामीनाथन जी ने जो अलग अलग फॉर्मूला दिए थे, उसमें से जो मोस्ट प्रैक्टिकल रीजनेबल फॉर्मूला था, उस पर हमने 50% गारंटीड कॉस्ट प्लस इनकम सुनिश्चित किया है। MSP बड़े मात्रा में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि स्वामीनाथन जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑपेड लिखा, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप जरूर पढ़िए, कि मोदी जी की सरकार ने जितना किसानों के लिए किया है, किसी ने आज तक किया नहीं था। उन्होंने धन्यवाद दिया मोदी जी का कि आपने मेरी मेहनत को साकार किया, ज़मीन पे उतारा।
स्वामीनाथन जी एक प्रख्यात साइंटिस्ट थे। उन्होंने अलग अलग लोगों से सुझाव लेके अपनी रिपोर्ट बनाई थी और मैं समझता हूँ उसका सही सम्मान मोदी जी ने किया। रामलीला में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो एक दिन के लिए एक टोकन प्रोटेस्ट पे अधिकांश लोग तो पंजाब से आए थे और मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि हमारे साथ बातचीत आपकी चल रही है, बातचीत से हम समाधान हर एक विषय का निकाल सकते हैं और मुझे लगता है कि देश अब सही दिशा में निकल पड़ा है। हमारे अन्नदाता हमारे लिए अमूल्य हैं और हमारे अन्नदाता, हमारे उद्योग जगत, सरकार और उपभोक्ता सबके बीच मिलके इस देश को हमें संवारना है, गरीबों का कल्याण करना है और भारत का उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। Arvind Kejriwal is saying that CAA will lead to influx of Pakistanis. Congress is saying that Indian Muslim will lose the citizenship. What is it true? बहुत दुर्भाग्य है। They call themselves an India Alliance और इंडिया अलायंस के बीच में आप देखिए कितनी नासमझी। पहली बात तो पाकिस्तान का निर्माण ही धर्म के आधार पे हुआ। धर्म के आधार पे उन्होंने अपने लोगों को रखा वहाँ पे और जो हिंदुओं की, सिखों की, क्रिश्चियनों की, जूस की, जिस प्रकार से जैनियों की, जिस प्रकार से प्रताड़ना हुई है पाकिस्तान में। कहाँ एक समय पार्टीशन के समय शायद 22% हिंदू थे, आज 1-1.5% रह गए। उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो महिलाओं बच्चों के साथ गलत काम हुआ है, जिस प्रकार से हिंदुओं को भगाया गया, निकाला गया, मैं समझता हूँ कि जो ऐसे प्रताड़ित व्यक्ति भारत में आए उनका संरक्षण करने के लिए उनको नागरिकता देने का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून देश हित में है, जनहित में। और अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अब तो माइनॉरिटीज़ मात्र 1-1.5% हिंदू रह गए, क्रिश्चियन सिख तो कोई ज़्यादा रह ही नहीं है पाकिस्तान में। परंतु अगर उनको किधर ऐसी प्रताड़ना होती है तो कहाँ जाए? उनके लिए भारत ही देश है जो उनको स्वीकार करेगा। और कांग्रेस जिस प्रकार का गलत प्रचार कर रही है कि यहाँ के लोगों की सिटीजनशिप जाएगी, इसका तो कई बार खुलासा भी हो चुका है कि जिसकी ऑलरेडी सिटीजनशिप है उसका तो CAA से कुछ लेना देना ही नहीं, वो तो भारत के नागरिक हैं, उनके सिटीजनशिप पे कोई आहत ही नहीं। जो भी आज 140 करोड़ भारत के नागरिक हैं वो सुरक्षित है। कांग्रेस के दुष्प्रचार से मुझे नहीं लगता कोई प्रभावित होने वाला। Do you feel that one nation, one election will be the agenda post you win? वो तो अब रिपोर्ट आई है, उसको स्टडी करके माननीय प्रधानमंत्री जी अपने तीसरी टर्म में उसका निर्णय लेंगे। पर पर्सनली अगर आप मुझे पूछें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा अगर देश में एक ही वक्त सब चुनाव हो, क्योंकि हम सरकार में देखते हैं कई बार इतने सारे अलग अलग चुनाव अलग अलग समय होने के कारण और कई बार इलेक्शन एक एक छोटे क्षेत्र में होने के बावजूद पूरे बड़े क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ता है। तो अच्छा रहेगा कि एक साथ चुनाव हो और उससे एक साथ देश की जनता अपना मत दे सकेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सब चुनाव में एक ही मत देगी। हमने कई बार देखा लोकसभा में अलग मत देते हैं, विधानसभा में अलग देते हैं। वैसा आगे चल के भी होगा, लेकिन इससे जो हजारों करोड़ रुपया देश का बचेगा और मैं समझता हूँ जितने लोगों का समय, जितना वेस्ट, जितना हमारे टीचर्स और जो पूरी व्यवस्थाओं में लगते हैं सुरक्षा कर्मचारी, इन सबका जो बचत होगी वो मिलाएं तो देश में लाखों करोड़ की बचत हो सकती है और ये एक अच्छा कदम है। I'll just come to the state, one or two questions. मुझे बताइए कि आपको लगता है कि जिस तरीके से हम करंट सिचुएशन स्टेट में देख रहे हैं, do you feel that it's the end of era of उद्धव ठाकरे और शरद पवार? मुझे लगता है कि शरद जी के साथ तो अब कोई रहा नहीं है। उद्धव जी के साथ गिने चुने MP MLA रह गए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि उन दोनों ने अपनी पार्टी का दामन छोड़ दिया। शिवसेना के जब अधिकांश सभी की इच्छा थी कि एकनाथ जी शिवसेना को लीड करें और एक तरीके से एक प्रामाणिक कार्यकर्ता लीड करे, ये भावना स्वाभाविक है होना। इसी प्रकार से
जब अधिकांश एनसीपी के कार्यकर्ता, नेता, एमएलए सबकी इच्छा थी कि अजीत पवार जी एनसीपी को लीड करें, वैसे भी वो महाराष्ट्र के उनके अध्यक्ष थे, तो और उनकी पार्टी तो लगभग महाराष्ट्र में है, एक दो और राज्यों में छोटा प्रभाव है। तो मुझे लगता है उद्धव जी, माननीय शरद पवार जी दोनों ने अपने टीम का, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनकी भावना को रखते हुए शिवसेना में ही रहना चाहिए था, बजाय कि अलग शिवसेना बनाए। और शरद राव ने भी एनसीपी में ही रहना था, बजाय कि वो अलग एनसीपी बनाए। अभी वहां से वो लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि ये जो करंट शिवसेना है, इट विल बी ओनली रिमेन टिल द पोल्स एंड पोस्ट पोल्स द सिचुएशन विल बी डिफरेंट। सो हाउ प्रचार में व्यक्ति कुछ भी कहे, उससे कोई सच्चाई तो बदल नहीं सकती। बट दिस इज अ सॉलिड अलायंस, यू आर सेइंग दैट बड़ा विल रिमेन मजबूत अलायंस है, महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए अलायंस बना है। और आपने देखा लटके फटके कितने सारे प्रोजेक्ट्स पारदर्शी तरीके से अब फिर एक बार शुरू हो गए, और मुंबई और महाराष्ट्र की जनता विकास को फिर एक बार अपने द्वार पे देख। बीजेपी इज अ कार्यकर्ता ड्रिवन पार्टी, सो व्हाई टू इम्पोज लीडर्स लाइक मिलिंद देवरा और अशोक चव्हाण? हाउ यू सी देयर एंट्री इन हर एक की अपने अपने प्रभाव क्षेत्र रहता है, अपना अपना योगदान रहता है। अगर उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि वो भाजपा या मिलिंद देवरा, एकनाथ राव के साथ शिवसेना में काम करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मिलिंद जी से बहुत गहरा संबंध रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया, क्योंकि वास्तव में एक अच्छा सीनियर नेता वहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा था। और आप सोचिए महाराष्ट्र के कांग्रेस की क्या दुर्दशा हो गई है कि एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश से लाके जो एक राज्यसभा की सीट होती है वो देते हैं, और जो व्यक्ति, और बड़े युवा को दे दिया, और जो व्यक्ति ने वर्षों से और दो दो पीढ़ी ने मुंबई की सेवा की, मुंबई का प्रतिनिधित्व किया। मुरली देवरा जी तो यहाँ के महापौर रहे, कितने वर्ष यहाँ के सांसद रहे, और उनका नाम कितना प्रचार है मुंबई में, केंद्रीय मिनिस्टर तो दोनों रहे, बाप बेटा। और मिलिंद जी का जो स्वभाव है, जो उनका नेचर है, जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है, उसको छोड़ के मुकुल वासनिक को महाराष्ट्र से लाने के बदले उनको भी जाना पड़ता है शायद राजस्थान। तो ये हमारे को आज तक ये रहस्य समझ नहीं आया कि अगर मुकुल वासनिक जी को राजस्थान जाना है और उत्तर प्रदेश से कोई महाराष्ट्र आता है, तो राजनीतिक सूझबूझ तो यही बताती है कि मुकुल वासनिक जी महाराष्ट्र से बनते हैं और उत्तर प्रदेश का व्यक्ति राजस्थान जाता है। पर अंदर की बात सुनते हैं कि अशोक गहलोत जी ने पूरी तरीके से मना कर दिया कि मैं अलाउ नहीं करूंगा, और ये है उनकी डिसिप्लिन, ये अनुशासन का प्रक्रिया। ऐसे में अगर अशोक राज चौहान जी या मिलिंद जी पार्टी छोड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सीनियर राजनीतिक नेता के साथ जब अपमान होता है तो अपमान सहन शक्ति भी एक लिमिटेड होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपेन। बहुत ही भीड़ भाड़ का पूरा आपका स्केड्यूल है, बहुत ही सारे जगह आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।